जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, भारत बिना समानता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के कैसा होता। अब आंखें खोलिए और मिलिए उस शांत लेकिन अद्भुत व्यक्ति से जिसने इन अधिकारों को सिर्फ सपना नहीं रहने दिया, बल्कि इन्हें कानून में भी बदल दिया। नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी। वो संविधान सभा के सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वही व्यक्ति थे जिन्होंने हर बहस को अनुच्छेदों में, हर विचार को अधिकारों में और हर आदर्श को कानून में ढाला। आज हम बात करेंगे के एम मुंशी की, जिन्होंने कैसे भारत के संविधान को रचने में मदद की, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को इंक्लूड किया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के कैसे वो स्तंभ बने, और क्यों उनका जो कानूनी दृष्टिकोण है आज भी भारत के संविधान की आत्मा को जीवित रख रहा है। आप देख रहे हैं टॉप 100 लीगल लेजेंड्स ऑफ इंडिया का छठा एपिसोड, जो हर शुक्रवार आपको रात 9:19 पर चैनल पर मिलता है, जहां हम लाते हैं भारत के महान विधि पुरुषों की प्रेरक कहानियां। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं के एम मुंशी की कहानी से। मेरा नाम आशीष जैन है और संस्थापक हूं मैं दून लॉ मेंटर का, जहां हम तैयारी करवाते हैं आपकी न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए बात करते हैं वो वकील जो न्यायाधीश की तरह लिखता था, ऐसे वकील जो जज की तरह लिखते थे। 1887 में जन्मे के एम मुंशी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक कुशल वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। संविधान बनने से पहले ही वे एक विधायक, एक संस्थापक बन चुके थे। उन्होंने भारतीय विद्या भवन जैसी संस्थाओं की नींव रखी थी। संविधान सभा में वे ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य थे, जहां उनके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर और टी कृष्णामाचारी जैसे महान विधिवेत्ता शामिल थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जटिल नैतिक प्रश्नों को स्पष्ट और लागू करने योग्य कानून में बदलना। जहां बाकी सदस्य दर्शन की बात करते थे, फिलॉसफी की बात करते थे, वहीं के एम मुंशी ने ठोस प्रावधान लिखे। जहां बाकी कविता बोलते थे, वहां उन्होंने संविधान के अनुच्छेद गढ़े। अब बात करते हैं के एम मुंशी का मौलिक अधिकारों में कैसे योगदान रहा, उसको समझते हैं। के एम मुंशी ने संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार की संरचना और भाषा पर सबसे ज्यादा मेहनत की। उनका लक्ष्य था कि भारत के नागरिकों को ऐसे अधिकार देना जो केवल कागजों पर न हो, बल्कि अदालतों में लागू किए जा सके। उन्होंने संविधान सभा में कई अहम प्रावधानों की वकालत की, जैसे अनुच्छेद 14 की बात करें जो समानता के अधिकार की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। वो उसके बारे में ये कहा कि ये कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जबकि बल्कि ये सभी के लिए समान संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 15 की बात करें जो भेदभाव निषेध करता है, धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव को रोकता है। और अनुच्छेद 19 की बात करें जो स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे कि बोलने की, एकत्र होने की, चलने की, रहने की और पेशा चुनने की स्वतंत्रता, लेकिन युक्ति संगत प्रतिबंध के साथ, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा बनी रहे। इसके साथ साथ अनुच्छेद 21 की बात करते हैं जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा प्रदान करता है। केवल कानून की प्रक्रिया से ही किसी की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, ऐसा संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है। और अनुच्छेद 25 से 28 की बात करें जो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसको बदलने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता बनी रहे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो मुंशी जी का सिद्धांत था वो बिल्कुल साफ था कि स्वतंत्रता को व्यवहारिक बनाना है, समानता को लागू करना है और सीमाओं को तर्कसंगत बनाना है ताकि अदालतें उन्हें लागू कर सके। अब बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में के एम मुंशी जी का क्या योगदान रहा। नीति निर्देशक तत्व हो, धर्मनिरपेक्षता हो और भाषा के बारे में उनके क्या विचार थे, उसके योगदान को समझते हैं, उनके योगदान को समझते हैं। मुंशी जी ने भाग 4 राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देशक के रूप में गढ़ा
उनका जो दर्शन था वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला जो बात करता था किसके बारे में, सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में, और दूसरा सांस्कृतिक और सभ्यतागत चिंता के बारे में। कैसे, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में, ताकि राज्य जो है वो असमानता घटाए और आम भलाई को बढ़ावा दिया जा सके। और दूसरा अगर हम बात करें सांस्कृतिक और सभ्यतागत चिंता के बारे में, कि जैसे अनुच्छेद 48 की बात करते हैं, जिसमें पशुपालन और काउ प्रोटेक्शन, गौ संवर्धन का उल्लेख नीति के रूप में किया गया है, लेकिन उसे मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। मुंशी जी ने अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता की बात करता है, उसका भी दृढ़ समर्थन किया। उनके अनुसार एक समान नागरिक कानून से नागरिकों को समानता और राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, जबकि बदलाव क्रमिक होने चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता पर उनका मत बिल्कुल साफ था कि जो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो धर्म का विरोध नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर पर आधारित है, सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। भारत के मुद्दे पर भी उन्होंने ऐतिहासिक, भाषा के मुद्दे पर भी उन्होंने ऐतिहासिक मुंशी अयंगर फॉर्मूला तैयार किया। देवनागरी लिपि में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया, लेकिन अंग्रेजी को भी कुछ समय के लिए कंटिन्यू रखा गया और अंतरराष्ट्रीय अंकों इंटरनेशनल न्यूमरल्स को भी अपनाया गया। इस समझौते ने उस समय भाषा के मुद्दे पर देश में फैल रही तीखी बहस को शांति दी और राष्ट्रीय प्रशासनिक एकता को सुरक्षित रखा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता, अल्पसंख्यक आधार और प्रस्तावना के बारे में। मुंशी जी के हर भाषण में एक बात बार बार दिखाई देती थी, एकता में विविधता, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उन्होंने ऐसे मौलिक अधिकारों का समर्थन किया जो नागरिकों को एकजुट करे और ऐसे अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत की जो किसी भी प्रकार के दमन को रोके। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में दिए गए शब्द न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, समानता यानी कि इक्वालिटी, और बंधुता यानी कि फ्रैटर्निटी वही आदर्श हैं जिन्हें मुंशी ने भाग 3 और भाग 4 में साकार किया। उनकी विधिक सोच हमेशा संतुलन पर आधारित थी, बैलेंस पर आधारित थी। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को भी बनाए रखना, और दूसरा धर्म का जो है वो आदर करना, लेकिन राज्य की तटस्थता बनाए रखना, और तीसरा सांस्कृतिक पहचान को प्रोत्साहन देना, लेकिन राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार आज के समय में के.एम. मुंशी जी का कौन सा विचार सबसे ज्यादा प्रभावित है और प्रासंगिक है? समान नागरिक संहिता, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सीमित दायरे, या फिर सभी धर्मों के प्रति समान आदर? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, मैं आपकी राय जरूर पढ़ूंगा। और यही नहीं, आने वाले दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या को और व्यापक किया। आपको पता ही है कि बहुत सारे फैसले दिए। अनुच्छेद 19 में युक्ति संगत सीमाएं जोड़ी, और अनुच्छेद 14 से लेकर 15 के अंतर्गत समानता के कानूनी ढांचे में जो संभव हुआ, जिसे मुंशी जी ने खड़ा किया था। आज भी अदालतें जब अधिकार बनाम प्रतिबंध यानी कि राइट्स वर्सेस रेस्ट्रिक्शन पर फैसला देती हैं, तो उसमें मुंशी जी की सोच झलकती है। अब बात करते हैं आज भी क्यों जरूरी है मुंशी जी की साफ सोच। मुंशी जी ने साबित किया कि संविधान केवल जोश से नहीं, बल्कि स्पष्टता और अनुशासन से जीवित रहता है। हर विधि छात्र और वकील के लिए उनके जीवन से 5 गहरी सीख मिलती हैं। पहला, अधिकारों को स्पष्ट लिखो ताकि अदालतें उन्हें लागू कर सके। दूसरा, सीमाएं ईमानदारी से तय करो। युक्ति संगत प्रतिबंध स्वतंत्रता को अराजकता में बदलने से रोकते हैं। और तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नीति की दिशा बनाओ, न कि अधिकारों की बाधा। और चौथा, धर्म का आदर करो पर राज्य की तटस्थता बचाओ, यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, एकता न्याय से आती है। भाषा, संस्कृति और कानून सबको जोड़ने वाला होना चाहिए, बांटने वाला नहीं। अगर कभी संविधान पर बहस
आपको शोर लगे तो के.एम. मुंशी जी को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहां आपको शोर नहीं, सिर्फ सिग्नल मिलेंगे, क्लियर कट जो विचार हैं वो मिलेंगे। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष यही है, मुंशी जी के शब्दों में अगर हम कहना कहें तो अधिकार बिना उपाय के केवल भाषण है। संरचना के साथ अधिकार ही राष्ट्र निर्माण बनते हैं। के.एम. मुंशी ने भारत के सबसे ऊंचे आदर्शों को व्यवहारिक कानून में बदला। उनकी वजह से जब आप आज कहते हैं कि मुझे ये अधिकार हैं, तो संविधान जवाब देता है, यह रहा इसे लागू करने वाले का तरीका। यहां था जो हमने आज डिस्कस किया, टॉप 100 लीगल लेजेंड्स ऑफ इंडिया का 6वां एपिसोड। अगले शुक्रवार को और किसी हस्ती की कहानी के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, और वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपको ये सेशन कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।